अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं, जिसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपके पास एक पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आइए इसको समझते हैं, हेडिंग लगाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा किसी एटम के वैलेंस शेल में से, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the valence shell of an isolated गैसियस एटम। तो बेटा ये डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आखिरी शेल से ही निकाला जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर देखें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होगी, किस लिए? टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कहां से? फ्रॉम द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में से, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये वर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गैसियस स्टेट से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई एटम आपके पास सॉलिड स्टेट में है तो उसको पहले हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सॉलिड स्टेट से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि जब कोई एटम सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो गैसियस स्टेट से निकाला जाएगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सोडियम से। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सोडियम का आखिरी शेल कौन सा है? तो जो बिगर नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वही आपके पास क्या होगा? आखिरी शेल। तो देखो सोडियम के पास 1, 2, 3 तीन शेल हैं। तो यहां पर अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, ये आपके पास सोडियम का न्यूक्लियस, तीन शेल है पास, 1, 2, 3। ओके, अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां पर फिल करो। दूसरा शेल ये वाला है, 2 and 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, और ये 3s1 इसका क्या है? वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, बाहर वाला शेल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आखिरी शेल ये है और ये इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेटा
इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अब आपका क्वेश्चन यह है कि सर हम इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्यों है, मतलब क्यों, क्या जरूरत महसूस हुई कि यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इसलिए निकाला जाता है कि आपके पास एटम स्टेबल हो जाए। देखें जरा गौर से, अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, मतलब इसको हम रिमूव कर दें, तो देखो बेटा इस शेल में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ये शेल कंप्लीटली यहां से निकल गया, ऐसे निकल गया। अब देखो साइज ऑफ एटम हो गया स्मॉल, जितना एटम का साइज छोटा होता है उस पर न्यूक्लियस की ग्रिप उतनी ज्यादा होती है और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, और ये जो अब शेल रिमेनिंग ये बना वैलेंस शेल, आखिरी शेल अब यही बन गया, ये देखो कंप्लीटली फिल है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। ओके, तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकाला जाता है। लेकिन देखें अभी हम इसको वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि सर सोडियम के इस आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो देखें ये आपके पास है Na का एटम, ये बना Na प्लस और इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया। अब आपको इतना तो पता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। ओके, तो ये आपके पास क्या बना, सोडियम कैटाइन। कैटाइन को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ओके, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी ने आयन, कैटाइन, एनाइन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप वहां से समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास सोडियम कैटाइन बना। ओके, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इसने वैलेंस शेल से निकाल दिया। अब बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी इसकी लगी डेट इज 496 किलो जाउल पर मोल, मतलब 496 किलो जाउल पर मोल एनर्जी लगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इतनी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर आप 200, 300, 400 किलो जाउल पर मोल एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। देखें जरा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। समझ आ रही है बात? तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। तो क्लियर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको हमने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इतना आपको समझ आ गया। अब आप कहेंगे कि सर कोई ऐसा एटम जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या 2 एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा। तो बेटा याद रखेंगे कि वो 1 बाय 1 करके अपने इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा। चलें एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई आपको? ओके, अब देखें यहां से मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा हम लेते हैं मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम सोडियम से अगला एटम है आपके पास, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है डेट इज 12। अब 12 एटॉमिक नंबर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यहां से ही मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ओके, अब देखें जरा, वन टू, ये आपके पास क्या बन गई, इसको मैं रेज करने लगा हूं। अब ये आपके पास मैग्नीशियम का केस बन गया। ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, देखिए यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, 1s2 2s2
2p6 3s2। ओके, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 6 10 और 2 12। तो ये मैंने इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आखिरी शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 एंड 2। ओके, अब बेटा अगर यहां से मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम एक प्लस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने कर दिया रिमूव। ओके बेटा, याद रखेंगे कि मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है प्लस 738 किलो जाउल पर मोल। सुनते जाइएगा जरा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे। मतलब 738 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अच्छा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, क्या अभी भी ये एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर सकता है? यस, अभी भी इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है। सोडियम के केस में नहीं था, सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसने एक निकाल दिया, कंप्लीटली शेल निकल गया। लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, फिर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अच्छा, अगर ये मैग्नीशियम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ओके, अच्छा अब आप कहेंगे कि सर क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दफा नहीं निकल सकते? तो आंसर है नो। बेटा कोई भी एटम एक एक करके इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से निकालेगा, एक ही दफा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अच्छा अब मैग्नीशियम ऑलरेडी प्लस की फॉर्म में था, तो जब ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसने और निकाल दिया। बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी डेट इज 1451 किलो जाउल पर मोल। हाय हाय, इतनी ज्यादा एनर्जी 1451 किलो जाउल पर मोल। समझ आ रही है बात? अच्छा अब देखें बेटा, यहां से अगर आप कंपैरिजन करें कि यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ 783 सॉरी यहां पर 738 है, इसको करेक्शन करें आप, 738। ओके, 738 किलो जाउल एनर्जी चाहिए, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1451 किलो जाउल, मतलब उससे तकरीबन ऑलमोस्ट डबल एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बना कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। यस, यहां पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ओके, क्या क्वेश्चन बना कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है 738 और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से डबल है 1451 किलो जाउल। तो इसकी रीजन क्या है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका आपको आंसर इसका क्वेश्चन आपको टेस्ट योर सेल्फ में मिल जाएगा। ओके, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं कोचिंग क्लासेस में अक्सर अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, वो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं ये क्वेश्चन आया कहां से। तो मैं अब आपको करवा रहा हूं, अक्सर ये कोचिंग क्लासेस में स्कूल में ये पूछा जाता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको करेंगे। ओके, इसको इस चीज को मैं रेज करने वाला हूं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या बना, व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू is greater than first ionization energy। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सुने। अच्छा बेटा यहां पर देखें, ये न्यूक्लियस है
इसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? 12 प्रोटॉन्स। किस केस में? मैग्नीशियम के केस में। ओके, अभी स्टार्टिंग पर देखें, ये इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज नहीं निकला, ये इलेक्ट्रॉन अभी आपने नहीं निकाला। अब यहां पर क्या है कि 12 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं? 12 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अच्छा बेटा, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, मतलब आपने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये फर्स्ट केस था आपके पास। ओके, अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो क्या हुआ कि प्रोटॉन्स 12 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रह गए 11। यस, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो तो नहीं कम हुए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ओके, अच्छा, पहले 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब अगर यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रोटॉन्स 12 ही, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 10। ओके, अब यहां से यहां पर मूव किया तो ये बनी थी आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहां से यहां पर आपके पास बनती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब सुनो बेटा, यहां से जब यहां पर मूव किए तो पहले 12 प्रोटॉन्स ने 12 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ था। जरा गौर से, 12 प्रोटॉन्स थे, 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 प्रोटॉन्स ने 12 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ था, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आपने ये वाला निकालना है ना, तो फिर 12 प्रोटॉन्स ने 11 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे या 11 को? डेफिनेटली 11 को। मतलब यहां पर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ गई। सुनो जरा गौर से प्यारे बच्चों, पहले 12 प्रोटॉन्स ने 12 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वही 12 प्रोटॉन्स ने 11 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली 11 इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जब आप फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ आपके पास बढ़ गई। और आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि एक प्रोटॉन 1836 गुना हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो इम्बैलेंस हो गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ड्यू टू इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ओके, क्या हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो इम्बैलेंस होगी, यहां 12-12 थे, यहां पर 12-11 हो गए, यहां पर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, आप इसको लिखोगे। ओके, द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ओके, आप ये चीज ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हेल्पिंग बुक्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और जब हम टेस्ट योर सेल्फ करेंगे, ठीक है, तो आपको टेस्ट योर सेल्फ भी मैं करवाऊंगा अच्छे से, तो वहां पर आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा क्यों होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, तो बस आंसर आपको इसका मिल जाएगा। मैंने वैसे भी आपको लिखवा दिया है इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तो आप इसको एग्जाम्स में ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स देगा। ओके, यहां पर आप इसको ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज नोट करें। ओके, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा लो बच्चों, अब आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसके ट्रेंड्स समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या हम टॉप से बॉटम आते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए ट्रेंड इन पीरियड। When we move from
लेफ्ट टू राइट इन अ periodic table, the ionization energy is increase। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। रीजन क्या होगी? फर्स्ट रीजन है आपके पास साइज ऑफ एन एटम इज डिक्रीज। जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस, हमने क्या कहा था कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, तो पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे सर? अभी हमें समझ नहीं आया। देखें बेटा यहां पर देखें, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपके पास साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब साइज आपके पास कम हो रहा है तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। देखें यहां पर साइज बड़ा है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम है। यहां पर साइज छोटा है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ज्यादा एनर्जी होगी तो एनर्जी क्या हो रही है आपके पास? इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट साइड आपके पास ग्रुप नंबर 1 2 है वहां पर साइज बड़ा होता है, वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी चाहिए होती है। ओके, लेकिन जैसे ही आप मूव करते हैं फ्लोरीन की तरफ, मतलब पी ब्लॉक की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट से राइट, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ती है। तो यहां पर फर्स्ट आपने क्या लिखा? साइज ऑफ एन एटम इज डिक्रीज। सेकंड रीजन आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अब ये बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। तो देखो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये आप रीजन लिख सकते हैं। तो ट्रेंड समझ आया आयनाइजेशन एनर्जी का लेफ्ट से राइट। ओके, अच्छा अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। यहां पर आए, डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो बेटा याद रखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आपके पास कम होती है। ग्रुप में बढ़ती है तो डाउन द ग्रुप क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज। उसकी रीजन, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? बताएं, बढ़ता है। यस, जब हम बेटा टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ आपके पास कम होती जा रही है। देखो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल दूर होता जा रहा है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से आपको करवाया। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल जाएगा। तो फर्स्ट रीजन आप क्या देंगे? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। सेकंड, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। तो ये दो रीजन आप देंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज। ओके, तो ये था आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल समझी
और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ओके, तो मैग्नीशियम की एग्जांपल हमने ली और फिर हमने इसके ट्रेंड्स को समझा कि लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या करती है, टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कैसी होती है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।